मुफ्त की सियासत देश के लिए आफत बनेगी? अपनी राय रखिए, हाथ खड़ा करिए और राय रखिए। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए। जी, ये मुफ्त की सियासत जो शुरू हुई है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश जो है वो 135 करोड़ प्लस है, और बाकी देशों की तुलना अगर हम चाहें जहाँ पे फैसिलिटीज़ है स्कूलों की, मेडिकल की, जहाँ तक मेरा मानना है ये सुविधाएं होनी चाहिए। पर 135 करोड़ में आप हर चीज़ में अगर आप ये लॉलीपॉप से देते हैं तो आने वाले देश में हमारा देश कहीं बहुत पीछे चला जाएगा और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ेगा। मैं प्रेम शुक्ला इसकी शुरुआत इससे आप ही से करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि ये जो शॉर्टकट की सियासत है इससे देश में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, आप खैरात तंत्र से अर्थतंत्र नहीं चला सकते। अर्थतंत्र के अपने नियम हैं। अब जैसे दो प्रदेशों का मैं आपको उदाहरण देता हूं। पंजाब है, पंजाब में अगर 100 रुपए की आय हो रही है तो 53 रुपए कर्ज चुकाने में जा रहे हैं। अब उस पंजाब में अगर आप मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, अगर उस पंजाब में आप लोगों को हर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं खैरात बांटने की, और उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय मान जी वो आकर प्रधानमंत्री जी से कहते कि हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। एक तरफ आपके पास अपने जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में से आपको अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का आपके पास प्रबंध नहीं है। इसी तरह से राजस्थान देख लीजिए, 100 रुपए अगर आ रहे हैं तो 40 रुपए अशोक गहलोत जी की सरकार को कर्ज चुकाने में देने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है, कर्ज के बोझ के तले आप दबे हुए हैं, अगर वहां आप खैराती अर्थतंत्र ले आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर आशंका पैदा होगी कि क्या आप अपने प्रदेश को श्रीलंका की तरह उसका दिवाला पिटवाना चाहते हैं। ये सब प्रश्न जो है सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के मन में भी आया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी। देखिए, किसी गरीब आदमी को सशक्त करने का प्रयास करना एक बात और खैरात बांटना दूसरी बात, इन दोनों के अंतर को अच्छी तरह से समझना नाम लिए वहां शासन आपका है। कुलदीप कुमार जी, क्या आपको लगता है ये फ्री वाली बीमारी आप ही ने लगवाई है देश को? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो ये कि मैं दिल्ली शुरुआत करता हूँ। आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 से है, और 2015 में जो हमारी सरकार दिल्ली में बनी थी, हम लोगों से वादे किए थे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था अगर हमारी सरकार बनेगी हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये घूस दे जैसा है। उस सुप्रीम कोर्ट पे भी आऊंगा। हमने कहा पानी मुफ्त देंगे। उसके बाद जब से सरकार बनी हम दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी का फायदा दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो हमारा बजट था 31,000 करोड़ रुपए का, और फ्री देने के बाद भी, लोगों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी, फ्री एजुकेशन देने के बाद, फ्री हेल्थ देने के बाद, फ्री हॉस्पिटल दवाइयां देने के बाद भी आज हमारा बजट है 78,000 करोड़ रुपए। यह है दिल्ली की ईमानदार सरकार का काम। अगर कोई भी सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो निश्चित रूप से जनता को सहूलियत देगी, और हर सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो जनता को सहूलियत दे, क्योंकि जनता माचिस पर टैक्स देती है, जनता आटे पर टैक्स देती है, जनता नमक पर टैक्स देती है। अब तो आटा भी जीएसटी में आ गया, अब तो नमक भी जीएसटी में आ गया, अब तो दूध भी जीएसटी में आ गया। आप टैक्स तो लेंगे लेकिन जनता को देंगे क्या? तो दिल्ली की सरकार ने ईमानदार तरीके से लोगों को हेल्थ भी दिया। जिनको आप फ्री की बिजली दे रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। आप टैक्स पेयर मिडिल क्लास से ले रहे हैं और दे कहीं और रहे हैं। भाई वो लोग भी टैक्स देते हैं, वो लोग माचिस पर टैक्स देते हैं, वो लोग नमक पर टैक्स देते हैं, आटे पर टैक्स देते हैं। मैं प्रेम शुक्ला के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन आचार्य में बहुत कुछ। अगर मुफ्त की सियासत का कोई सबसे बड़ा भुक्तभोगी है तो वो आप है। आपको अपनी दो सरकारें गंवानी पड़ी हैं इस वजह से। देखिए अमीश देवगन, एक तो ये विषय बहुत ही गंभीर है और संवेदनशील है। ये राजनीति का जो विषय है वो राज्यों में और केंद्र में विभाजन उसका किया जा सकता है। जैसे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने पंजाब का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, क्योंकि वहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं। इसको थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर दो तरह के तबके हैं, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो टैक्स नहीं दे पाते हैं या जो टैक्स नहीं देते हैं, एक वो हैं जो टैक्स देते हैं। एक तीसरा भी तबका है जो बहुत ही ज़्यादा है किसानों का। किसान बहुत मेहनत करके, मशक्क़त करके, परिश्रम करके फसलों को उगाता है, वो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वो इस देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका किसानों की है। और मैं समझता हूँ जितने बच्चे बैठे कहीं ना कहीं से इनका रिश्ता भी उस एग्रीकल्चर से, गाँव से होगा। अब 3 पॉइंट हो गए। ये जो फ्री का सामान देना है, फ्री का राशन देना है, ये किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसमें ना मनुष्य को जो फ्री का भोजन लेता है, फ्री का वो ग्रहण करता है, तो उसके अंदर से जहाँ उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है।
कोई भी नहीं चाहता कि फ्री का भोजन उसको दिया जाए। मैं अपील करना चाहता हूं कि जो अब तक हुआ इस देश में, थोड़ा सा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो बीजेपी और इनके तमाम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि हम नया भारत बनाएंगे, तो कम से कम इस नए भारत में जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उनका स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य। कह रहा है ये फ्री वाला काम बंद नहीं, करिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर सरकार का कर्तव्य क्या है? सुरक्षा, स्वास्थ्य पर और श्रीलंका शिक्षा। का हाल देखिए आप। नहीं, श्रीलंका और भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। भारत श्रीलंका ना कभी हो सकता है और ना कभी होगा। माफ करना, भारत को श्रीलंका से, किसी भी ऐसे देश से आप ही के नेताओं ने कंपेयर करा, कई विपक्ष के नेताओं ने कंपेयर किया। क्या कहता अमीश देवगन? मेरा निवेदन सुनिए। मैं ये चाहता हूं कि भारत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। भारत की भूमि पर कोई भी पैदा होता जो बच्चा, चाहे वो लड़की है लड़का है, चाहे वो अमीर के घर पैदा हुआ है गरीब के घर, उसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य बनता है, और हम ऐसी व्यवस्था करें। आपको लगता है ये फ्री की पॉलिटिक्स देश को खराब कर रही है? देखिए ये राहत है कि आफत है? नहीं, ये शब्द ही गलत है। हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, और हिंदुस्तान के सुदूर दूर गांव में बहुत गरीब परेशान लोग रहते हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। उनको भी ये राइट है कि उनकी एजुकेशन हो, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनकी व्यवस्थाएं की जाएं जो उनको मूलभूत ज़रूरत है। सरकार क्यों चुनी जाती है? जब सरकार आती है, क्यों आती है? फिर सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। देश में सरकार क्यों होती है? देश में सरकार इसलिए होती है कि हमें देशवासियों का ख्याल रखना है हर तरीके से। अगर आपके पास नहीं, क्या आपको लगता है ये जो फ्री बिजली पानी मिलता है ये ऐसे मिलना चाहिए? लोगों को जरूरत है जिनके पास संसाधन नहीं है और जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? जो बच्चा पढ़ने में तेज है, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या सरकार को उसको फ्री में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए? आपको क्या लगता है जो बच्चा जिसके घर में पैसा नहीं है बिजली कनेक्शन लेने का, तो क्या उसको फ्री बिजली नहीं देनी चाहिए? अगर उसको फ्री बिजली नहीं देगा तो उसके घर में बत्ती नहीं जलेगी, तो उसका बच्चा पढ़ेगा कैसे? फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा? वो जो आगे लोग बैठे हुए पहले से, उनसे कंपटीशन कैसे कर पाएगा? अगर उसको भोजन की 2 वक्त की व्यवस्था नहीं पड़ पाएगी, उसको लैपटॉप अगर फ्री में नहीं मिलेगा जो समाजवादी ने दिया था फ्री में, उस बच्चे को अगर लैपटॉप नहीं मिलेगा तो पूरी दुनिया से कैसे जुड़ पाएगी? वो बच्चा कैसे जुड़ पाएगा? वो तो फिर दिल्ली में, जो लखनऊ बॉम्बे में रह रहे हैं बड़े बड़े लोग, आगे बढ़ जाएंगे। वो गांव का बच्चा वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, गांव के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आपने अपने, क्योंकि उसकी गलती यह है कि उस बेटी की गलती है कि गरीब परिवार में पैदा हो गई है, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये गलत है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि गरीब को आगे बढ़ाने के लिए तो ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन गरीब के नाम पर पूरी डाइप को एक ही रंग में रंगा जा सकता है? सवाल मेरा ये है। देखिए, बहुत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो गंभीर पॉलिटिकल पार्टी है, जो कहीं ना कहीं सत्ता में जो है सो बनी रहती है हमेशा, अगर वो कुछ अगर इस तरह के वादे करते हैं तो सोच समझ के वादा किया जाता है। जैसे मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ, हम लोग भी साइकिल वितरण जो है लड़कियों के लिए करते हैं बिहार में, लेकिन उसका फ़ायदा सरकार को और बच्चों को जैसे मिला है। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए, जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए। महिलाएं जितना एजुकेटेड होगी तो स्वाभाविक है आपको कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुझे वहाँ साइकिल बांटने की आवश्यकता पड़ी, अगर लड़कियाँ स्कूल में जा रही हैं, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ रही हैं, रिजल्ट उसका ज़्यादा अच्छा रहा है, तो वहाँ साइकिल बांटने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसको एक तरह से मैं ये बना दूं कि नहीं कि सब कुछ फ्री हो जाए, यह भी उचित नहीं। तो चेक एंड बैलेंस की बनाने की आवश्यकता है। चेक और बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।